हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीए तकरीम और आज मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज मेरे पास में आई हैं नवंबर 24 की। और कुछ स्टूडेंट्स की नवंबर की नहीं आई थी तो उन्होंने अपना मई 24 वाली ही सेंड कर दी थी। तो उसका ओवरऑल एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूं। मैं अराउंड 30 या 35 के आसपास कॉपीज चेक कर चुका हूं। तो इन कॉपीज में मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स नजर आई स्टूडेंट्स की, जो सभी स्टूडेंट्स ने लगभग की हुई है कि हाँ भाई सबकी मिस्टेक सेम सेम मुझे लगी। कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं बात नहीं करूंगा। जो मुझे जनरल लगी कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स के साथ में है जो अपना एग्जाम एफआर का पास नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो कुछ मैं डिस्कशंस आपके साथ में करना चाहूंगा कि जो जो चीजें मैंने देखी कि भाई ये गड़बड़ बच्चों ने की हुई है अपने पेपर्स में, तो वो मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें मई 25 में किस तरीके से काम करना है। अभी आपके पास में 100 डेज हैं, तो उसमें आप उन 100 डेज में स्पेशली एफआर की हम बात करेंगे। आज सिर्फ मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊंगा, आज एफआर की हम बात कर रहे हैं। तो एफआर में स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस करता हूं जो मैंने अपने पास में नोट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहली कमी मुझे ये लगती है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट्स की, कि उनके पास में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मुझे कैसे एनालाइज हुआ कि बच्चे ने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन ही अगर अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब बच्चे को उसके बारे में कुछ नहीं पता है स्टूडेंट को कि इसमें क्या लिखना है। मान लो अगर इंडेज 16 का क्वेश्चन है, वो बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है वो ऑप्शनल के तौर पे छोड़ा हो या फिर अटेम्प्ट नहीं किया हो। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं कि उसको कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, उसे पता ही नहीं कि इसमें क्या पूछा है। ठीक है, तो इस तरह की अगर आपके साथ में प्रॉब्लम आई है तो वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपना कॉन्सेप्ट पर ही काम करना पड़ेगा। अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्क्रैच से समझना होगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद में आगे की बातें आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा अगर ये सिचुएशन है तो। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या आई बच्चों के साथ में? नंबर 2 प्रॉब्लम मैंने देखी प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 6 या 7 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, वो क्यों मिले हैं कि प्रेजेंटेशन वो अच्छे से नहीं कर पाए। कौन सी कैलकुलेशन आपकी कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रही है वो पता ही नहीं लग पा रहा। मतलब वो कट ऑफ एक लगना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं अगर मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर रहा हूं तो यहां मैंने गुडविल की कैलकुलेशन करी, तो गुडविल की एक हेडिंग होनी चाहिए, लिखा हो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसको हल्का सा अंडरलाइन आप कर दो। देन उसके बाद में गुडविल की कैलकुलेशंस करो। देन उसके बाद में आप 2-3 लाइन छोड़ो। देन उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करो कि कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपको करना चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन मुझे बच्चों की कमी लगी कि भाई उन्होंने सारी चीजें मिक्सअप कर दी, वहीं गुडविल भी निकाल दी और वहीं साइड में हल्का सा एरो डालकर एनसीआई निकाल दिया कि भाई एनसीआई निकाला और गुडविल उसमें कैलकुलेट करके रफली, मतलब ऐसा लगा कि भाई जैसे रफ कैलकुलेशंस आप करते हो तो उस तरह से सारी रफ कैलकुलेशन है। वो फेयरनेस फील ही नहीं हो रही आंसर शीट देख के कि भाई इसी तरीके से आपने कर दिया बस कि हाँ कैलकुलेशन करके फिगर्स निकाल दी, सारी चीजें ठीक है। एग्जामिनर ने भी उसमें मार्क्स दिए हुए हैं, सब कुछ सही होने के बाद भी 2 से 3 मार्क्स कट रहे हैं। वो क्यों कट रहे हैं? आपका प्रेजेंटेशन के कट रहे हैं कि उसमें कुछ आपका जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट था वो आपने नहीं लिखा, या फिर आपने कैलकुलेशन बड़ी रफली कर दी तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करी उसको। ठीक है, तो दैट्स वाई आपके मार्क्स कट गए। ये आपका रीजन क्या है? आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को आपको सुधारना होगा। कुछ हैंडराइटिंग्स भी आपकी मैटर करती है, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि लाइन आप स्किप करो, 1 से 2 लाइन आप छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप खुला खुला लिखो, बड़ा बड़ा लिखो अगर आपको लगता है हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है। बाकी खुला खुला लिखोगे आप, हर कैलकुलेशन की हेडिंग आप जरूर बना के चलो। हेडिंग से क्या होता है ना, आपको देखने में इजी होता है। मैं जब वेरीफाई कर रहा था मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई कौन सी चीज कहां से शुरू होकर कहां खत्म हुई। पता लगा कि ये स्टेप में मुझे लगा मैंने एक ही स्टेप अभी चेक किया है, जबकि वहीं उसी एक ही स्टेप में 3-4 चीजें आप कैलकुलेट कर चुके थे। तो वो प्रॉब्लम आती है चेक करने में। तो जब मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आई कि यू कैन फील कि एग्जामिनर को भी ये प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करना है और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी तो बात है, थोड़ा खुला खुला लिखो और हर चीज को थोड़ा सा हेडिंग बनाकर लिखो। बात समझ में आती है? सेकंड पॉइंट आपको ये कंसिडर करके चलना है। देन फिर थर्ड पॉइंट आता है कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस को रीड ही अच्छे से नहीं किया है, केयरफुली रीड नहीं किया है कि भाई पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में।
आपको रिक्वायरमेंट को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है कि पूछा क्या गया है हमसे। बच्चे से कुछ पूछा गया है, उस चीज को स्किप ही कर दिया। दो चीजें पूछी गई हैं कि भाई आपने, जैसे आपका था क्वेश्चन नंबर 2B, आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2B में बता ही देता हूं उसमें क्या था। 2A, सॉरी, आपका एफआर का जो 2A क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था इवेल्युएट करो एंड एक्सप्लेन करो वेदर द अबव ऑप्शन मीट्स द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपने दो दो काम करने थे इसमें, एक तो आपने इवेल्युएट और एक्सप्लेन करना था, देन उसके बाद में आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन रीड ही नहीं किया ठीक से, वहां पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज आप पास करके आ गए। या तो उसे इवेल्युएट और एक्सप्लेन करना आता नहीं है, या तो ये रीजन है इसलिए स्किप कर दिया, या फिर उसने क्वेश्चन को रीड ही नहीं किया। अगर आपको आता ही नहीं है इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपको वहां पे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे कि भाई डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव होती क्या है, देन फिर उसके बाद में उसका इवेल्युएशन बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आपको पता था कि हाँ डेरिवेटिव किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको आती थी, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया है, तो इस चीज को बहुत इजीली सुधारा जा सकता है कि आप अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करें कि भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिक्वायरमेंट पूरी आपने पढ़नी है। एक्चुअल में क्या है ना कि एफआर जो है वो बच्चे मान के चलते हैं कि ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, या तो न्यूमेरिक फिगर की बात करेगा, ऐसा नहीं है। आपसे थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट भी पूछेगा और देन उसके बाद में आपसे प्रैक्टिकल कुछ पार्ट पूछेगा। ठीक है, तो आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रिक्वायरमेंट कि भाई अगर उसने लिखा है कि भाई इवेल्युएट करो और एक्सप्लेन करो कि ये जो क्वेश्चन में आपका इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव को मीट करता है क्या, तो आपने क्या करना था, आपने पहले डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखना था, देन उसके बाद में बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन उसको कनेक्ट करके दिखाना था कि हाँ भाई ये ऑप्शन जो है इस डेरिवेटिव के डेफिनेशन में ढल रहा है, दैट्स व्हाई ये आपका एक डेरिवेटिव है। देन फिर उसके बाद आपको बात करनी थी कि हाँ अब इसकी जर्नल एंट्रीज ऐसे पड़ेंगी। तो आप अगर देखेंगे ना 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था मैं बता ही देता हूं आपको, हाँ 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। तो बच्चों ने जिन्होंने सिर्फ जनरल एंट्री पास करी है उनको 3 मार्क्स मिले हैं, जिन्होंने जनरल एंट्री बिल्कुल करेक्ट पास करी है उनको 3 मार्क्स मिले हैं, जिन्होंने जनरल एंट्रीज में कुछ गलती कर दी एक आध एंट्री तो उनको 2 मार्क्स मिले हैं। मतलब जनरल एंट्री अगर आपने परफेक्टली भी पास करी है तो भी सिर्फ 3 मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब 7 मार्क्स सिर्फ इस बात के थे कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखकर आप उसका इवेल्युएशन करो बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन के साथ में कनेक्ट करके दिखाओ। आप समझो कि एफआर में थ्योरेटिकल चीजें किस तरीके से पूछता है, डायरेक्टली थ्योरी नहीं पूछ रहा लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ मिक्स करके थ्योरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने रिक्वायरमेंट को एड्रेस प्रॉपरली करना है। बात समझ में आती है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके आंसर शीट में स्पेसिफिकली बिल्कुल मेंशन हो कि भाई ये पूछा था, ये वाली चीज यहां लिखी है, आपने ये पूछा था, ये वाली चीज यहां लिखी है, प्रॉपर हेडिंग के साथ में कि एग्जामिनर बिल्कुल कनेक्ट कर पाए कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा और ये आंसर यहां पर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि वो एकदम पजल्ड फॉर्म में हो कि भाई तू खुद ढूंढ ले, हमने तो लिख दिया, इसी में कहीं मिल जाएगा तुझे। तो आपने पजल नहीं बनानी है एग्जामिनर के लिए, उसको स्पेसिफिकली बिल्कुल परोस के देना है, स्पून फीडिंग करनी है कि भाई ये पूछा ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आपने काम करना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे बच्चों ने रिक्वायरमेंट को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, या तो उनको आता नहीं था वो चीज इसलिए मिस कर दिया, या फिर आता था लेकिन ठीक से पढ़ा नहीं इसलिए मिस कर दिया। तो आप समझो मैंने आपको बताया 7 नंबर थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने के थे 10 में से, और 3 मार्क्स आपको सिर्फ प्रैक्टिकली जनरल एंट्री पास करने के मिले। तो आप समझ रहे हो कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना पड़ेगा कि एफआर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये बात अपने माइंड से आप निकाल दो। आपने थ्योरेटिकल चीजें भी कवर करके चलनी है। कुछ बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्लैरिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, कि क्वेश्चन वो सही करते हुए आ रहे हैं, बीच में एक जीरो ज्यादा लगा दिया। वो साफ देखने से पता लग रहा है कि बच्चे ने कैलकुलेटर पर सही कैलकुलेट करा होगा। मान लो 5,80,362 है, अब 5,80,000 के बाद एक जीरो आना चाहिए, वहां 2 जीरो लगा दी, और फिर उस 2 जीरो के बेस पे जो फिगर निकल कर आई उसके बेस पे क्वेश्चन कर दिया। मतलब 5,80,000 कोई आया नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं एग्जांपल के लिए कि भाई एक आध जीरो बीच में एक्स्ट्रा लगा दिया। तो यहां तो देखो कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, कोई प्रेजेंटेशन स्किल काम नहीं करेगी, ये तो आपका क्या कह सकते हैं, सिर्फ आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है। ये वाली मिस्टेक ऐसी है जो मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, AIR 1 से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको दिमाग में आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, तो इस चीज को आप ओवरकम कर सकते हो। इसमें तो मैं सिर्फ इतना ही सजेशन आपको दूंगा। क्लैरिकल मिस्टेक अगर आपसे हो रही है,
कभी कभी क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करा, वो सही करा, लिखते टाइम कैलकुलेटर का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मुझे लगता है ऐसा होता है, जैसे मैं देख रहा हूं अभी भी, मान लो मैं कुछ भी फिगर लिखता हूं लंबी सी जिसमें काफी ज्यादा डिजिट्स हैं, तो वो कैलकुलेटर पे सही से समझ नहीं आती, और ड्यू टू एग्जाम का प्रेशर हम जल्दबाजी में गलत लिख देते। तो आप ध्यान से देख कर लिखो, आप एक बार और चेक कर लो, 1 सेकंड और एक्स्ट्रा लगना है दोबारा चेक करने में कि हाँ सही आ रही है क्या, कोई बात नहीं, 1 सेकंड आप एक्स्ट्रा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज में मैंने देखा कि इररेलेवेंट चीजें हम लिख रहे हैं, जो चीजें पूछी नहीं गई हैं वो चीजें हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं, और जो चीजें पूछी गई हैं वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इररेलेवेंट चीजें हम लिख रहे हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन था, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी वाला, मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूं। यहां पर डी कमीशनिंग लाइबिलिटी के बारे में पूछा था, और यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4A था, इसमें आपसे स्पेसिफिकली पूछा था कि भाई डी कमीशनिंग लाइबिलिटी जो है 6 लाख रुपए है, और आपका 8% का डिस्काउंटिंग रेट है, और फिर उसके बाद आपसे पूछा कि एडवाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव, ठीक है। अब यहां पर आप बस डी कमीशनिंग लाइबिलिटी देखकर आप पीपी के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि पीपी क्या होती है, पीपी की क्या डेफिनेशन होती है, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस होना चाहिए, और उसके बेस पे आप एनालिसिस पूरा कर रहे हो, लेकिन आप इस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रहे। और ये सब बच्चे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डी कमीशनिंग लाइबिलिटी कहीं ना कहीं पीपीई से रिलेटेड होती है कि हाँ पीपीई की कॉस्ट में ऐड होती है, ठीक है। तो आप इररेलेवेंट चीजें लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, जो लिख रहे हो आप वो सही लिख रहे हो, लेकिन वो चीज क्वेश्चन में पूछी नहीं है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे ना। आपने डी कमीशनिंग लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट बताना था कि भाई डी कमीशनिंग लाइबिलिटी क्या होती है, और उसको कॉस्ट में पीपीई की ऐड किया जाता है, और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड किया जाता है, देन फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक लाइबिलिटी भी आपकी बनकर आती है, देन फिर उस पर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें जो आप करते हो वो चीज लिख रही थी आपने, लेकिन लिखा क्या, पीपी की डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, ठीक है, पीपी पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा वो चीज आप यहां पे बता रहे हैं। तो वो चीज जो लिख रहे हो आप सही लिख रहे हो कि हाँ ये पीपी होती है, डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ के हिसाब से लगता है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में अपना जो है स्प्लिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, कैरिंग अमाउंट निकाल देंगे सर, और सर रिवोल्यूशन मॉडल भी तो लगा सकते हैं। बच्चे ये सारी चीजें लिख रहे हैं, तो सही लिख रहे हो आप, लेकिन पूछा नहीं है तो नंबर क्यों देगा। आपको लगता है कि हमने बिल्कुल सही लिखा है कि हाँ बिल्कुल सही तो लिखा था, सही तो लिखा था, मार्क्स क्यों कट गए हमारे, तो इसीलिए कट गए क्योंकि वो चीज पूछी नहीं थी जो आपने लिखी थी। बात समझ में आती है। तो आपको रेलिवेंट चीज लिखनी है, एक तो लिखनी है और रेलिवेंट चीज लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिकली, ठीक है, उस पर बात करनी है, टू द पॉइंट आपने रहना है। बात समझ में आती है। एक पॉइंट ये है, ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर काम करेंगे तो May 25 में कंसीडर करके आप इस प्रॉब्लम को अपनी ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा एक बच्चों का माइंडसेट मैंने देखा कि भाई जहां पर सिर्फ नंबर्स की बात करी गई है, उन्होंने कॉन्सेप्चुअली कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब उनके माइंड में है कि एफआर जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सिर्फ नंबर्स की बात करें, कैलकुलेशन करके ये जोड़ के ये घटा के निकाल दें आंसर और जनरल एंट्री पास कर दें, अगर पूछी है तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो माइंडसेट आपको चेंज करना होगा कि एफआर अब प्रैक्टिकली आपका सिर्फ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, थियोरिटिकल भी है, स्पेसिफिक थ्योरी नहीं पूछता है, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ मिक्सअप करके आपसे थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आई थिंक इस पेपर में नहीं था, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में था, तो वहां पर स्टूडेंट्स ने क्या किया, मैंने देखा कि भाई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन कर रखी है आपने। इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, इससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि भाई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करो कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है क्या ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उस पर एनालिसिस करो और उस पर अपना एक तरह से एनालिसिस करके अपना आंसर बताओ कि है या नहीं। देन उसके बाद में इस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे कैसे अलग करोगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैसे अलग करोगे और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को कैसे अलग करोगे। वहां बच्चे ने सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट किया कि भाई ठीक है जो भी कैश फ्लोज जाने हैं उसको एक XYZ रेट से हम डिस्काउंट कर लेंगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगा, एंड देन जो टोटल प्रोसीड आई है उसमें से फाइनेंशियल लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो इक्विटी के तौर पे दिखता रहेगा अदर इक्विटी में, और जो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है उस पर हम जो है इंटरेस्ट चढ़ाते चले जाएंगे और रीपेमेंट करते चले जाएंगे। लंबा सा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दिया, रीपेमेंट कर करके उसका जो है जनरल एंट्री भी पास कर दी, सब कर दिया।
लेकिन भाई क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं था ना, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो बताओ, और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये है भी या नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है भी या नहीं, ये भी आप बताओ। तो आपने यहां पर थ्योरेटिकली एनालिसिस करके बताना था कि भाई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, कि जिसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों के फीचर पाए जाते हैं, और क्योंकि प्रेजेंटेशन हमें कैसे करनी होती है, लायबिलिटी अलग दिखाना होता है बैलेंस शीट में, इक्विटी पोर्शन अलग दिखाना होता है बैलेंस शीट में, दैट्स व्हाई वी नीड टू सेग्रीगेट देम इनटू फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एंड इसको स्प्लिट करने का तरीका ये है, एंड बिलो इज द कैलकुलेशन ऑफ स्प्लिटिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन द एंटायर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपने इस तरीके से काम करना था, ये मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया, डेफिनेटली इसको पूरा डिटेल में आपने लिखना था इंडियस 109 के हिसाब से। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आप क्या कर रहे हैं, आप गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि आपने सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन अटेम्प्ट किया। बड़े सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर मुझे एक भी रेड क्रॉस टिक नहीं दिखा, लेकिन मार्क्स भी पूरा नहीं मिले। आप समझ रहे हो, रेड क्रॉस टिक नहीं मिला, सारे आपके ग्रीन टिक मिले मुझे राइट के, तो इसका मतलब जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, लेकिन 10 में से मार्क्स कितने मिले, 9 या 8। ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ ऐसा था जो लिखना चाहिए था और मैंने लिखा नहीं, जिसके नाम पर मेरे 2 मार्क्स कट गए या 1 मार्क्स कट गया। ठीक है, तो वो क्या था, वो आपका रेलेवेंट कॉन्सेप्ट था कि आप अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उससे रेलेवेंट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर होता है जिसको आपको थियोरेटिकली लिखना होता है। ठीक है, तो वो चीज आपने जरूर लिखनी है, मैंने आपको बार बार ये चीज बताई। अब आप एक मैंने एनालिसिस किया बैठ के कि भाई आप अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सब कुछ आपने सही लिखा और आपने रेलिवेंट कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, तो आपका एटलीस्ट लोअर साइड अगर मैं कहूं तो 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा। एग्रीड। और आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से आपने 5 करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें 1 पार्ट होता है, और बाकी क्वेश्चंस में आपके 2-2 पार्ट तो एटलीस्ट होते ही हैं। तो 5 क्वेश्चन में 2 पार्ट, इसका मतलब 10 पार्ट हो गए, मतलब 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन और एक 11वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मोटा मोटा ले लेते हैं, पार्ट्स एंड सब पार्ट्स मिला के 10 क्वेश्चन तो होते होंगे आपके पेपर में। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन में मान लो आपने सब कुछ सही सही लिखा, 10 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स कटा, मैं कहता हूं 1-1 मार्क्स भी कटा, तो आपके 10 नंबर कट गए। अगर आपके एफआर में 40 आए तो इसका मतलब आपके 50 आ सकते थे अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते। अगर आपके 30 आए हैं और आप एग्जाम पास करने से रह गए तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लेते तो 40 तो आ ही जाते। ठीक है, और ऐसा आपके साथ 10-10 मार्क्स, अच्छा बाकी सब्जेक्ट्स में भी मोरलेस 10 क्वेश्चन होते होंगे, पार्ट सब पार्ट्स मिला के, और आपके 6 पेपर हैं, तो 10-10 नंबर अगर आपके एक सब्जेक्ट में कट रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट में 60 नंबर कट गए। आप सोचो 60 नंबर आपके सिर्फ इस वजह से कट रहे हैं कि आपने पेपर को स्मार्टली नहीं लिखा। कॉन्सेप्ट आपको आता था, मैंने ये नहीं कहा कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आपको कॉन्सेप्ट आता था। ठीक है, लेकिन स्मार्टली आपने काम नहीं किया, इस वजह से 60 नंबर आपके कटे 6 पेपर में टोटल मिला के। अब आप ये देख लो कि आप नवंबर 24 के एग्जाम में कितने मार्क्स से रह गए थे। आप पाओगे कि हां सर हम तो 25 मार्क्स से रह गए थे, 30 मार्क्स से रह गए थे। तो अगर आपने इन चीजों पे काम कर लिया तो ये 25-30 मार्क्स तो वैसे ही आप ओवरटेक कर दोगे, और बल्कि और जो ब्रेक इवन है उससे भी काफी ज्यादा आगे लेके आ सकते हो। डेफिनेटली अब इन 4 महीने में और प्रिपरेशन करोगे आप। ठीक है, तो इन चीजों पे काम करना है आपको स्मार्टली, जो आप अपना स्टडी कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, राइटिंग प्रैक्टिस, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, वो सारी चीजें तो डेफिनेटली अपने को करनी ही करनी है, लेकिन पेपर राइटिंग किस तरीके से करना है उसके बारे में मैंने यहां पर बात किया है। इसके अलावा एक और पॉइंट कि स्टूडेंट्स अगर कोई मल्टीपल इंडेज की लिंकिंग आती है तो वहां पे इंडेज की लिंकिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। आइसोलेशन में इंडेज 16 बहुत अच्छे से आता है, आइसोलेशन में इंडेज 36 बहुत अच्छे से आता है, आइसोलेशन में इंडेज 105 बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पर इन तीनों इंडेज का मिक्सअप कुछ कुछ रोल आ रहा हो, तो क्या क्या चीजें होंगी, वो चीज बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब आप आइसोलेशन में अगर पढ़ते हैं तो दिक्कत आएगी, आपको 360 डिग्री एंटायर व्यू बनाकर करना पड़ेगा कि भाई कुछ भी हो सकता है। जो इंडेस, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट को आप मिला लो, कि कोई 2 इंडेस ऐसे हैं जिनका आपस में कोई लिंकिंग नहीं है उनको भी आप अननेसेसरी लिंक करो, नहीं। लेकिन जो इंडेस ऐसे हैं जो आपके लिंक हो सकते हैं, एटलीस्ट उनको तो आप एक लिंकिंग अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलो ना, कि हाँ ये इंडेस आपस में
किस डायरेक्शन में लिंक होते हैं, जैसे इंडेस 16 हो गया, इंडेस 40 हो गया, इंडेस 2 हो गया, इंडेस 36 हो गया, इंडेस आपका 105 हो गया। ये कुछ इंडेस ऐसे हैं जो आपस में, इन 5-6 इंडेस का भी एक मिक्सअप क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मैं बना सकता हूं इसका एक मिक्सअप करके इंडेस का क्वेश्चन, जिसमें इन 5 इंडेस का रोल हो। एग्जामिनर भी आपका बना सकता है अगले अटेम्प्ट में। तो आप अब ये ना सोचें कि यार ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा कैसे आ गया। वो कुछ भी कह दे, भाई इन्वेंट्री थी, उस इन्वेंट्री को हमने पीपीई में कन्वर्ट किया, तो अब बताओ किस कॉस्ट पे होगा। फिर उसके बाद ये कह दे ये पीपीई को ना हमने फिर लेटर ऑन जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले फीचर दिखने लगे थे, तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद फिर भी कहते हैं इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हेल्ड फॉर सेल कर दिया। फिर ये कहते हैं अच्छा इस पे हेल्ड फॉर सेल करने से पहले ना इंपेयरमेंट की इंडिकेटर्स हमें दिख रहे थे, तो हमने इंपेयरमेंट भी करी, तो बताओ क्या क्या होगा। उसके बाद में फिर वो कहते भाई वो इंपेयरमेंट के इंडिकेटर अब दिखने बंद हो गए थे, अब रिवर्सल करो जी, अब क्या होगा। फिर उसके बाद कहते हैं अब रेलिवेंट इंडेक्स के हिसाब से डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, वो बताओ। आप समझ रहे हो कितना आपको सुनने में ही ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा है तो। हर इंडेक्स का अपना अपना रोल है, हर इंडेक्स ने बताया हुआ है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में कैसे ट्रीट करना है, उस तरीके से आपने करना है। तो इंटरलिंकिंग में बच्चों को प्रॉब्लम थी, एक पॉइंट ये मैंने देखा। चलिए, मैंने जो अभी तक सर्टिफाइड कॉपीज चेक करी थी, जो जो आपने मुझे भेजी स्टूडेंट्स ने, अगर आपने नहीं भेजी हैं तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वो ज्वाइन करें। एंड मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप उस ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर, या ईमेल आईडी मैं प्रेफर करूंगा, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी कॉपीज चेक मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसको रिव्यू करके आपको अपना इनपुट्स दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ अभी तक जो मैंने कॉपीज चेक करी उसके बेसिस पे मेरा रिकमेंडेशंस था। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ जनरल पॉइंट्स की जो आपको एफआर के पेपर में ध्यान में रखने हैं। तो मैंने सारे जनरल पॉइंट्स अपने पास में लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर, आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है इंस्टीड ऑफ डूइंग रिपीटेड क्वेश्चंस, कि आप सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे हो कि ताकि ये क्वेश्चन मुझे करना आ जाए, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल याद हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करना होता है। उस चीज के बजाय आप फोकस करो अपना कॉन्सेप्ट पे, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि न्यू स्कीम में आप मान के चलो कि आगे चल के क्वेश्चंस रिपीट होने बंद हो जाएंगे, कि हो सकता है कि आगे चल के आपका बिल्कुल पेपर एकदम न्यू आए। ठीक है, अभी तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके न्यू आते हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो काम चल जाता है कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो हम कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करोगे तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन क्वेश्चंस की रिपीटेड प्रैक्टिस आप इसलिए करोगे क्वेश्चन मुझे याद हो जाए, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आती है? कॉन्सेप्ट को समझा, देन आपकी स्पीड आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो, क्योंकि वहां पे 3 घंटे में आपको पेपर करना है। तो उस स्पीड को अगर आप पकड़ना चाहते हो तो आप क्वेश्चन करके देख रहे हो तो ठीक है, ये पर्पस है तो क्वेश्चन करना ठीक है। बात समझ में आती है? अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इंक्रीज करने के लिए स्पीड आपको क्वेश्चन लिखकर करना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट है आपको मेंशन करनी है ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इन योर शीट। आंसर शीट पर आप सारी की सारी कैलकुलेशन अपना मेंशन कर दो। जो आप सोचते हो कि ये तो रफ है, ये तो मैंने वैसे ही निकाल दिया था, ये तो कैलकुलेटर पे वैसे ही कर दिया था, तो भाई आप उसको लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको आंसर बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बिल्कुल सजा सजा के चीजों को लिख रहे हैं। हाँ, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, कि पता ही नहीं लग रहा क्या लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हाइब्रिड मोड में आपको लेके चलना है, स्केल वगैरह यूज नहीं करने, नॉर्मल आप हाथ से लाइन खींचो, आप खुला खुला लिखोगे तो वैसे ही समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफआर जो है आपका प्योर थ्योरेटिकल एक आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें थ्योरी भी मिक्स होकर आपके आती है। तो थ्योरेटिकल चीजों को भी आपको समझ के चलना है। थ्योरी क्या होगी, वो आपका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसके बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट आपने थ्योरेटिकली लिखना है। जो आपने समझ रखा है ना वो चीज आपने लिखकर आप वहां पे आनी है आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसका डिफरेंट सॉल्यूशन हो, जहां पे मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स निकल सकते हो, तो आप ट्राई करो कि आप सारे आंसर्स मेंशन कर दो। वो ज्यादा आपका मतलब फिर आपका रिस्क खत्म हो गया। ठीक है, जैसे आपसे रिवॉल्यूशन करने का तरीका पूछा फॉर एग्जांपल इंडेक्स 16 में कि भाई रिवॉल्यूशन करना है। अब रिवॉल्यूशन करने के तरीके क्या होते हैं आपके? 2 मेथड हमने देखे थे रिवॉल्यूशन के, रीस्टेटमेंट अप्रोच और डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच। अब क्वेश्चन ने कुछ लिखा नहीं कि भाई कौन से मेथड से करना है, वो बताया नहीं, तो आप दोनों से करके आ जाओ। ठीक है, एजम्पशन लेकर भी कर सकते हो और दोनों से भी आप करके आ सकते हो।
लेस रिस्की क्या है, मतलब जीरो रिस्की क्या है, दोनों से करके आ जाओ, फिर तो बात ही खत्म ना। और स्पेसिफिकली लिख दिया है कि भाई इसी मेथड से करना है, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो आपने वैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भी जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल पॉइंट वाइज आएगी कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पॉइंट नंबर ए बी सी डी, इस तरीके से। आपका जो है वो बीच बीच में आपसे चीजें पूछ सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, कि एक पैराग्राफ लिख दिया, उस पैराग्राफ में ही मिक्सअप 2-3 चीजें उसने पूछ ली। इवेल्युएट हाउ एंड एनालाइज द सिचुएशन। अब इवेल्युएट भी करना है क्यों हो रहा है, हाउ ये भी बताना है, और एनालाइज भी करना है सिचुएशन को। आता है ना ऐसा क्वेश्चन, इवेल्युएट एंड एनालिसिस ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी आपने आगे लिख दिया, इस चीज पे एनालिसिस करो, इवेल्युएट करो एंड कैलकुलेट करो। तो ये 3 चीजें अलग अलग हो गई। अब क्या होता है, हम कैलकुलेट करके आ जाते हैं, पीछे वाली चीज जो थी वो थियोरेटिकल थी तो वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एफआर तो हमारी नजर में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और बताए कि आपने ध्यान में रखने हैं। तो आई होप कि अपनी बात मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया हूंगा, आपके सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इन पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आई बिलीव कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा इन कंपैरिजन टू कि अगर आप इन चीजों को कंसीडर ना करें। आपके एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स आपके आराम से इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख के चलें। ठीक है, तो आप अच्छे से पेपर अपना कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरे ये इनपुट्स वैल्यूएबल लगे हैं तो बाकी अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दूंगा, ईमेल आईडी भी दे दूंगा, उस पर आप अपनी आंसर शीट्स भेजकर और उसका इवैल्यूएशन आप करा सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।